सुप्रभात। कल्पना की जा सकती है कि एक सुबह नींद खुले और किसी अखबार या स्क्रीन पर ये खबर मिले कि देश की 1/3 आबादी का व्यक्तिगत डेटा डिजिटल दुनिया में कहीं गायब हो गया है। जी हाँ। और कोई बम नहीं गिरा, कोई पारंपरिक सेना सीमा पार करके नहीं आई और कोई अलार्म भी नहीं बजा, बस एक शांत घुसपैठ हुई। बिल्कुल। और सब कुछ बदल गया। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम उसी अदृश्य युद्ध क्षेत्र में कदम रख रहे हैं जो दुनिया को बिना किसी शोर के बदल रहा है। श्रोताओं को बता दें कि यह प्रस्तुति प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और इसे स्टाइलो न्यूज के सौजन्य से तैयार किया गया है। आज 6 मई 2026 है जी। और हमारी इस चर्चा का शीर्षक है साइबर फ्रंटलाइंस, स्टेट एक्टर्स, एआई खतरे और नया वैश्विक युद्ध क्षेत्र। आज हमारा पूरा ध्यान इसी बात पर केंद्रित रहेगा कि कैसे अलग-अलग देश और तकनीकें इस डिजिटल युद्ध को आकार दे रही हैं। और चर्चा में आगे बढ़ने से पहले ये जानना दिलचस्प है कि स्टाइलो न्यूज, जो कि एक एआई संचालित समाचार एप्लीकेशन है, दरअसल स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का ही उपभोक्ता संस्करण है। हाँ, मतलब मूल रूप से इस प्रणाली को केवल सरकारों या वैश्विक व्यापारिक निर्णय निर्माताओं के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन आज इस चर्चा को सुनने वाले हर व्यक्ति के पास इस टूल की पहुंच है। बिल्कुल सही। तो हमारा आज का मिशन बहुत स्पष्ट है। पिछले 2 हफ्तों के दौरान घटी वैश्विक साइबर घटनाओं का एक तटस्थ और तथ्यात्मक विश्लेषण करना, बिना किसी प्रकार का डर पैदा किए। तो सबसे पहले बात करते हैं उन प्रमुख स्टेट एक्टर्स की जो इस समय साइबर दुनिया में मुख्य हमलावर हैं। मेरा मतलब है, हर देश का काम करने का तरीका और उनके लक्ष्य काफी अलग नजर आते हैं। जी, अगर हम शुरुआत रूस से करें तो उनका मुख्य ध्यान इस समय यूरोप और यूक्रेन के डिजिटल बुनियादी ढांचे पर है। इन हमलों के पीछे APT28 और नो नेम 057 जैसे समूहों की पहचान की गई है। इन समूहों का नाम तो हालिया रिपोर्टों में बहुत प्रमुखता से आया है। मैंने पढ़ा कि स्वीडन में एक थर्मल पावर प्लांट पर साइबर हमले को हाल ही में विफल किया गया। सही कहा। और अगर हम इसके परिणामों के बारे में सोचें तो ये केवल कुछ कंप्यूटरों के बंद होने की बात नहीं है। बिल्कुल। एक पावर प्लांट के ठप होने का सीधा मतलब है कि अस्पतालों में आपातकालीन स्थिति पैदा होना और परिवहन का रुक जाना। यही हाइब्रिड वॉरफेयर की असली प्रकृति है। रूस इन समूहों का उपयोग पारंपरिक सैन्य अभियानों के समानांतर कर रहा है। इसके अलावा जर्मनी में जो हुआ वो कूटनीतिक जासूसी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हाँ, वहाँ 100 से अधिक सरकारी अधिकारियों के सिग्नल मैसेंजर अकाउंट हैक कर लिए गए थे ना। जी, जिनमें कई उच्च स्तरीय मंत्री भी शामिल थे। और यूक्रेन में भी 170 से अधिक अभियोजकों और सरकारी अधिकारियों के ईमेल सिस्टम में घुसपैठ की गई। पर यहाँ एक तकनीकी सवाल उठता है। सिग्नल को तो दुनिया के सबसे सुरक्षित और एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड ऐप्स में गिना जाता है, तो फिर उसे हैक कैसे किया गया? क्या उन्होंने एन्क्रिप्शन को तोड़ दिया? नहीं, और यही बात समझने वाली है। उन्होंने एन्क्रिप्शन को नहीं तोड़ा, बल्कि मानवीय कमजोरी का फायदा उठाया। इसे तकनीकी भाषा में फिशिंग कहते हैं। अच्छा, मतलब हमलावरों ने अधिकारियों को फर्जी संदेश भेजे होंगे? बिल्कुल, जिससे उन्हें लगा कि वे किसी वैध पोर्टल पर लॉगिन कर रहे हैं। तकनीक चाहे जितनी सुरक्षित हो, इंसान हमेशा सबसे कमजोर कड़ी होता है। ये तो हुई रूस की बात, जो सीधे तौर पर आक्रामक है। लेकिन अगर हम ईरान की रणनीतियों का विश्लेषण करें तो उनका लक्ष्य बिल्कुल अलग नजर आता है। जी, ईरान मुख्य रूप से अमेरिका और उसके सहयोगियों के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है। हाल ही में साइबर एवेंजर्स नामक एक ईरानी समूह ने अमेरिकी जल और ऊर्जा प्रणालियों में घुसपैठ की कोशिश की। श्रोताओं के लिए जानना जरूरी है कि ये पीएलसी क्या होता है और इसे हैक करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पीएलसी का अर्थ है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। आसान भाषा में समझे तो ये एक छोटा सा डिजिटल दिमाग होता है जो बड़ी भौतिक मशीनों को नियंत्रित करता है। जैसे किसी जल शोधन संयंत्र में पानी में क्लोरीन की मात्रा तय करना। एकदम सही। और ईरान के इस समूह ने कोई बहुत जटिल हैकिंग टूल नहीं बनाया। उन्होंने बस इंटरनेट को स्कैन करके ऐसे पीएलसी ढूंढे जो अपने डिफॉल्ट पासवर्ड के साथ सीधे इंटरनेट से जुड़े हुए थे। यानी उन्होंने कोई ताला नहीं तोड़ा, वे बस ये देखते हुए चले कि किस घर का दरवाजा खुला छूटा है और वे अंदर घुस गए। बिल्कुल। उनका उद्देश्य बस ये दिखाना है कि वे जब चाहे अमेरिकी प्रणालियों में दखल दे सकते हैं। ये एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक दबाव है। और फिर हमारे पास चीन है, जिनकी कार्यप्रणाली इन दोनों से बिल्कुल विपरीत प्रतीत होती है। रिपोर्ट के अनुसार चीनी हैकिंग समूहों ने अमेरिका और यूरोप में राउटर और वीपीएन को अपना निशाना बनाया है। जी,
वोल्ट टाइफून और ट्रॉपिक ट्रूपर जैसे समूहों की रणनीति लंबी अवधि की योजना पर आधारित है। वे जिसे निशाना बना रहे हैं उसे एज नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। राउटर और वीपीएन किसी भी नेटवर्क के बाहरी किनारे होते हैं ना? सही कहा। आमतौर पर संगठन अपने मुख्य सर्वर को तो सुरक्षित रखते हैं, लेकिन दूर दराज के राउटर को अपडेट करना भूल जाते हैं। चीनी समूह इसी का फायदा उठाते हैं। इसे समझने के लिए एक दिलचस्प तुलना करते हैं। क्या हम इन देशों की रणनीतियों को पारंपरिक सेना की तरह देख सकते हैं? किस प्रकार से? जैसे चीन एक अदृश्य जासूस की तरह काम कर रहा है जो शांति से नेटवर्क में छुपा है। रूस एक भारी तोपखाने की तरह है जो बुनियादी ढांचों पर सीधा दबाव बना रहा है। और उत्तर कोरिया एक डिजिटल बैंक लुटेरे की तरह। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। उत्तर कोरिया के लैज़रस ग्रुप की प्राथमिकताएं पूरी तरह से आर्थिक हैं। वे मुख्य रूप से वित्तीय संस्थानों को निशाना बनाते हैं ताकि कड़े आर्थिक प्रतिबंधों से बचा जा सके। तो ये पारंपरिक हैकिंग का स्वरूप है। लेकिन अब इस युद्ध क्षेत्र में एक नई तकनीक का प्रवेश हो चुका है। मेरा मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। जी, एआई ने हमलों की गति को दिनों से घटाकर मिनटों में बदल दिया है। एंथ्रोपिक कंपनी के नए एआई मॉडल माइथॉस के बारे में जो जानकारी सामने आई है वो काफी गंभीर है। हाँ, मैंने पढ़ा कि ये सिस्टम स्वायत्त रूप से सॉफ्टवेयर की अज्ञात कमजोरियों को खोज सकता है, जिन्हें हम जीरो डे वल्नरेबिलिटीज कहते हैं। बिल्कुल, जीरो डे का मतलब है सॉफ्टवेयर में एक ऐसी खामी जिसके बारे में बनाने वाली कंपनी को भी पता नहीं है। एक इंसान के लिए इसे खोजना बहुत मुश्किल है, पर माइथॉस लाखों कोड्स का विश्लेषण एक साथ कर सकता है। तो एक इंसान जो जीरो डे खोज रहा है वो उस चोर की तरह है जो एक एक करके ताले चेक कर रहा है, लेकिन एआई एक ही सेकंड में पूरे शहर के तालों को चेक कर सकता है। यही गति से इतना शक्तिशाली बनाती है। पर इसमें एक बड़ी विडंबना भी है। इतने उन्नत एआई मॉडल माइथॉस को भी हाल ही में हैक कर लिया गया। क्या वाकई? पर ये कैसे हुआ? क्या एआई में ही कोई कमी थी? नहीं, यह है किसी एआई की कमी से नहीं, बल्कि एक थर्ड पार्टी वेंडर के जरिए हुआ। किसी बाहरी ठेकेदार के सिस्टम की खामी से हैकर्स मुख्य सिस्टम तक पहुंच गए। ये दिखाता है कि हमारी डिजिटल सप्लाई चेन कितनी नाजुक है। इसके समानांतर ओपन एआई ने भी अपना GPT 5.4 साइबर मॉडल पेश किया है। जी, जिसे विशेष रूप से साइबर सुरक्षा पेशेवरों की मदद करने के लिए बनाया गया है। लेकिन क्या ये विरोधाभासी नहीं है? हम एआई को सुरक्षा कवच के रूप में पेश कर रहे हैं, पर क्या इसके दोहरे उपयोग का खतरा नहीं है? बहुत बड़ा खतरा। अगर ये सिस्टम कमजोरियां खोज सकता है तो क्या ये हमलावरों के हाथों में एक स्वचालित हथियार नहीं बन जाएगा? ये साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी वैध चिंता है। तकनीक ये नहीं जानती कि उसका उपयोग कौन कर रहा है। इसी डर से दक्षिण कोरिया जैसे देश ने एक बड़ा कदम उठाया है। हाँ, उन्होंने अपने एकीकृत एआई दिशा निर्देशों को लागू करने का फैसला फिलहाल टाल दिया है। बिल्कुल, वे समझ गए हैं कि उनकी मौजूदा सुरक्षा प्रणालियां इन एआई संचालित हमलों की गति का सामना नहीं कर सकती। इंसानी प्रतिक्रिया बहुत धीमी साबित होगी। तो जब स्टेट एक्टर्स और एआई का ये खतरनाक संगम होता है तो वास्तविक दुनिया पर इसका क्या असर हो रहा है? हाल ही में हुए विशाल डेटा ब्रीच की घटनाओं पर नजर डालें तो स्थिति स्पष्ट होती है। जी, फ्रांस की नेशनल एजेंसी फॉर सिक्योर डॉक्यूमेंट्स पर जो हैकिंग हमला हुआ वो चौंकाने वाला है। हाँ, उस हमले में लगभग 19 से 20 मिलियन फ्रांसीसी नागरिकों का व्यक्तिगत डेटा चोरी हो गया। इस डेटा में लोगों के पहचान पत्र और पासपोर्ट जैसी संवेदनशील जानकारी शामिल थी। ये फ्रांस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लगभग 1/3 आबादी। जब राज्य द्वारा प्रबंधित प्रणालियां टूट जाती हैं तो एक नागरिक के रूप में जनता का विश्वास पूरी तरह से डगमगा जाता है। और ये अविश्वास समाज के लिए खतरनाक है, क्योंकि डेटा सिर्फ एक फाइल नहीं बल्कि लोगों की पहचान है। फ्रांस से भी बड़ी घटना चीन के तियानजिन सुपर कंप्यूटिंग सेंटर में हुई। वहां क्या हुआ था? वहां एक विशाल डेटा ब्रीच में 10 पेटाबाइट्स का संवेदनशील और संभावित सैन्य डेटा लीक हुआ। 10 पेटाबाइट्स। श्रोताओं की स्पष्टता के लिए यह समझना जरूरी है कि एक पेटाबाइट में लगभग 10 लाख गीगाबाइट होते हैं। इतना बड़ा डेटाबेस कैसे खतरे में पड़ गया? रिपोर्ट कहती है कि ये एक पुराने अपडेट न किए गए वीपीएन कनेक्शन की खामी के कारण हुआ। सबसे मजबूत तिजोरी भी बेकार है अगर एक छोटा सा दरवाजा खुला छूट जाए। सही कहा। और ये समस्या सिर्फ विकसित देशों तक सीमित नहीं है। ग्वाटेमाला के चुनाव आयोग और चिली की सिविल रजिस्ट्री पर भी तो हमले हुए। जी, और संयुक्त अरब अमीरात के आंकड़े तो और भी हैरान करने वाले हैं। वहां शांति काल के दौरान साइबर हमलों की संख्या बढ़कर
8 लाख प्रतिदिन हो गई। 8 लाख प्रतिदिन। मतलब शांतिकाल केवल भौतिक दुनिया में था, डिजिटल दुनिया में युद्ध जारी है। बिल्कुल, ये 24 घंटे चलने वाला युद्ध है और इन सब के बीच निगरानी का एक नया तरीका सामने आया है, वेब लॉक। हाँ, वेब लॉक पारंपरिक साइबर हमले से काफी अलग है। यह एडवर्टाइजिंग डेटा का उपयोग करके लोगों की निगरानी कर रहा है ना? एकदम सही। जब भी कोई मुफ्त ऐप इस्तेमाल किया जाता है तो वो ऐप विज्ञापन दिखाने के लिए लोकेशन का डेटा भेजता है। वेबलॉग जैसे सिस्टम इसी व्यावसायिक डेटा को भारी मात्रा में खरीदते हैं। तो मतलब उन्हें किसी का फोन हैक करने की जरूरत ही नहीं है, वे बस खरीदे गए डेटा से किसी की भी आदतों पर नजर रख सकते हैं। जी, ये घटनाएं दिखा रही हैं कि कैसे एक छोटी सी स्थानीय सुरक्षा खामी सीधे अंतर्राष्ट्रीय संकट में बदल रही है। तो इन भारी नुकसानों के बाद दुनिया भर के निर्णय निर्माता क्या सोच रहे हैं? अमेरिका और नाटो के रुख में काफी ऐतिहासिक बदलाव देखा जा रहा है। बिल्कुल, वे अब केवल साइबर स्पेस में बचाव तक सीमित नहीं रहना चाहते। नाटो अब फिजिकल डिटरेंस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। फिजिकल डिटरेंस यानी भौतिक जवाबी कार्रवाई। क्या इसका अर्थ यह है कि साइबर हमले के जवाब में पारंपरिक सैन्य कार्यवाही की जा सकती है? जी, ये साइबर कूटनीति का एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये इस बात की स्वीकारोक्ति है कि साइबर हमलों से होने वाला नुकसान अब पारंपरिक हथियारों के बराबर है। और आंतरिक स्तर पर भी तो बदलाव हो रहे हैं। फ्रांस और दक्षिण कोरिया में संरचनात्मक सुधारों की मांग उठ रही है। हाँ, और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने भी अपनी आक्रामक रणनीति दिखाई है। यूरोपोल ने ऑपरेशन पावर ऑफ के तहत 53 आपराधिक डोमेन को बंद किया। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्रवाई थी। उन्होंने डीडॉस फॉर हायर सेवाओं का उपयोग करने वाले 75,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं की पहचान भी की। बिल्कुल, डीडॉस का मतलब है किसी वेबसाइट पर इतना नकली ट्रैफिक भेजना कि वो क्रैश हो जाए। और अब ये अपराध एक व्यावसायिक सेवा बन गया है जिसे कोई भी कुछ पैसे देकर करवा सकता है। सोशल मीडिया पर भी तो इन मुद्दों की काफी चर्चा हो रही है। एक्स पर हैशटैग साइबर सिक्योरिटी और वोल्ट टाइफून काफी ट्रेंड कर रहे हैं। जी, ये दिखाता है कि जनता और विश्लेषकों के बीच गहरी चिंता है। लेकिन यहाँ एक गति का असंतुलन है। मतलब साइबर खतरे प्रकाश की गति से बढ़ रहे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संधियां बहुत धीमी गति से बन रही हैं। सही कहा, नीतियां हमेशा तकनीक के पीछे दौड़ती हैं। अब इन सभी पैटर्न्स को देखते हुए ये समझना जरूरी है कि आने वाले समय में किन घटनाओं की संभावना है। भविष्य का अनुमान क्या कहता है? भविष्य में AI संचालित हैकिंग टूल्स के कारण शून्य दिन हमलों में भारी वृद्धि होने वाली है। जब मशीनें खुद खामियां ढूंढेंगी तो इंसानी टीमों के लिए उन्हें समय पर ठीक करना असंभव हो जाएगा। और राउटर और VPN जैसे एज नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले और बढ़ेंगे। बिल्कुल, इसके अलावा जिन डीडॉस ऑपरेटरों को एजेंसियों ने हटाया है, वे डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी के जरिए नए रूप में वापस आएंगे। ये तो डराने वाला है, पर मुझे लगता है कि 2026 के अंत तक कुछ सकारात्मक बदलाव भी होंगे। जी बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई AI नियंत्रण संधियां लागू होने की पूरी संभावना है। ये एक बहुत ही आवश्यक कदम होगा। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इस जानकारी का उद्देश्य डर फैलाना नहीं है। एकदम सही, इसका उद्देश्य सतर्कता और सहयोग को बढ़ावा देना है। जब खतरे को समझा जाता है तभी एक मजबूत रणनीति बनाई जा सकती है। जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। आज हमने जो भी विश्लेषण सामने रखे हैं वे 250 से अधिक पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स के डेटा का निचोड़ है। और ये स्टाइलो न्यूज़ ऐप के कारण ही संभव हो पाया है। ये एक ऐसा टूल है जहां कोई भी व्यक्ति अपने लिए निजीकृत इंटेलिजेंस ब्रीफ तैयार कर सकता है। जो लोग तथ्य आधारित खबरें पाना चाहते हैं वे www.stylonews.com पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चर्चा को समाप्त करने से पहले मेरे मन में एक बहुत ही गहरा विचार आ रहा है। वो क्या है? अगर AI सिस्टम कुछ ही मिनटों में नए साइबर हमले खोज सकते हैं और उन्हें अंजाम दे सकते हैं, तो क्या हम उस भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां मानव हैकर्स अनावश्यक हो जाएंगे? ये वास्तव में सोचने पर मजबूर करता है। क्या आने वाले समय में ये युद्ध केवल मशीनों के बीच लड़ा जाएगा, जहां इंसान केवल एक मूक दर्शक बन के रह जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम इस चर्चा को सुनने वाले हर व्यक्ति के लिए छोड़ रहे हैं, ताकि इस पर गहराई से मंथन किया जा सके। तकनीक का ये नया युग हमारे सामने ऐसे सवाल खड़े कर रहा है जिनके जवाब खोजना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज की इस विस्तृत चर्चा को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमेशा नए विचारों का स्वागत करते हैं। भविष्य के विषयों के लिए आप सुझाव दे सकते हैं। तब तक सुरक्षित रहें और अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर
स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना न भूलें। शुभ दिन।